अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल 7 समंदर पार मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए मौजूद हैं। वो मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार से भी मईशत के इसरार और रमूज के असबाक लिए हैं। मिफ्ता इस्माइल के दौरे अमरीका का मकसद डूबती हुई मईशत की कश्ती को किनारे लगाना है, मगर अटलांटिक काउंसिल के इजलास से खिताब में उन्होंने जो दिया उसके बाद ये सारे का सारा मामला एक मुतनाज़े हो गया, एक तनाज़े की नजर हो गया। ये तनाज़ा क्या है, जरा मिफ्ता इस्माइल साहब का वो स्टेटमेंट देखते हैं। Conference motion and so there was a movement going on. Imran Khan, the former prime minister, essentially then started talking about some Quranic verses of this called Amr bil Maroof and Nahi anil Munkar, meaning that this is promotion of virtue and prevention of vices. Somehow that we were the standard bearers of vice, and he was somehow the standard bearer of virtue. That, by the way, for reference, was also a line that Taliban used in the previous incarnation. They had a ministry of that name. अब वजीर खजाना के इस वीडियो बयान सामने आने के बाद रहनुमा तहरीक इंसाफ शीरी बजारी ने एक तनकीदी ट्वीट की, जिसमें उनका कहना था कि शर्म आनी चाहिए जो अमेरिका की खुशामद करते हुए अमर बिल मारूफ जैसे इस्लामी तसव्वुर का मजाक उड़ा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई इस्लामी तसव्वुर का मजाक उड़ाया गया है? मिफ्ता इस्माइल साहब के स्टेटमेंट को इसी कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए जिसमें शीरी मजारी साहिबा ले रही हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि ये एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है, इकोनॉमिक फोरम है। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर को इकोनॉमिक टर्म्स में बात करनी चाहिए, माशी मैदान में हमारा मुकदमा अच्छे तरीके से लड़ना चाहिए। ये क्या बात हुई कि वहाँ जाकर अंदरूनी मामलात, अंदरूनी सियासत को इस तरह एक इंटरनेशनल फोरम पर बात करके अपने ही मुल्क की जगहसाई कराई जाए। ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला था, कैसी हुई, इमरान खान साहब किस तरह अपनी कैंपेन कर रहे हैं, कुछ भी हो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कंडेमनेबल जरूर है। लेकिन इस सारे मामले को इस अंदाज में देखना, इसका एक रिलीजियस एस्पेक्ट उठाकर तनकीद करना, ये भी जस्टिफाइबल नहीं है। लेकिन जहां तक पॉलिटिक्स की बात है तो हमारा जो भी हुक्मरान अमेरिका जाता है, वो भले IMF से मुज़ाकरात के लिए पहुंचा हो, वो भले डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहा हो, वो किसी इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पे हो या पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे मुल्क की अंदरूनी पॉलिटिक्स को डिस्कस करना नहीं भूलता। और यही इमरान खान साहब भी करते रहे। इमरान खान साहब जब वहाँ जाकर हमारे माजी की हुक्मरान ऑपोजिशन को किस तरह का निशाना बनाते रहे, यानी माजी में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब इमरान खान साहब मुल्क को रिप्रेजेंट करते रहे हैं तो वो भी ऐसी बातें करते रहे। लेकिन ये जो पहला स्टेटेड पोजीशन है इमरान खान साहब का वजीर आजम बनने के बाद, उस वक्त भी वो अब की ऑपोजिशन पर कुछ ऐसी तनकीद करते रहे। फिर वो स्टेटमेंट भी आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा ये करप्ट लूटेड मनी है, मनी लॉन्डर किया इन्होंने, और वो फिर पाकिस्तान पहुंच कर ही नवाज शरीफ साहब की जिस जेल के अंदर है उसका एसी सबसे पहले उतरवाएंगे। तो वो स्टेटमेंट भी इमरान खान साहब कराया। यानी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर इस तरह मुल्क के अंदरूनी मामलात को या अंदरूनी चपकलिश को ग्लोरीफाई करना और वहां दांत समेटने की कोशिश करना, ये भी जस्टिफाइबल नहीं है। ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए तो बेहतर हो सकता है। मिफ्ता इस्माइल साहब अगर कर रहे हैं तो वो भी कंडेमनेबल है, इमरान खान साहब अगर करते रहे तो वो भी काबिल मजम्मत है। अब जरा इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब IMF के वक्त से मुज़ाकरात के बाद ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी डील बहुत बेहतर हो गई है। अब वो क्या डील है और मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं कि IMF के साथ ये निगोशिएट रही है, जरा मिफ्ता इस्माइल साहब का वो स्टेटमेंट भी देखता है। ने आपसे वादा किया है कि वो मई के महीने के अंदर जो है वो भेजेंगे अपना डेलीगेशन, और उसके साथ इंशाअल्लाह ताला IMF का प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम भी रिवाइव हो जाएगा, स्टाफ लेवल डेलीगेशन, और साथ साथ फिर हमने IMF से IFC से भी मुलाकात की है, ट्रेजरी के भी ऑफिशियल से भी मुलाकात की है, और एक होती है मीगा, उसके ऑफिशियल से मुलाकात की। अब हुकूमती दावों और डील के हवाले से मौजूद खदशात के तनाजुर में सवाल पैदा होता है कि क्या इत्तेहादी हुकूमत ने IMF के सामने सरेंडर कर दिया है? IMF से बेहतरीन मुज़ाकरात किस हुकूमत के हैं? क्या IMF के पास जल्दी जाना दुरुस्त फैसला या ताखीर से रुजू बेहतरीन है? IMF से डील किन बुनियादों पर तय की गई है? IMF की नई डील के असरात क्या होंगे, इंप्लीकेशंस क्या होंगे, सब्सिडीज कौन सी वापस ली? क्योंकि IMF का वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंडीशंस वाज कि सब्सिडीज को खत्म किया जाए। वो भले पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर है, भले बिजली के ऊपर है, और फिर जो एमनेस्टीज उन्होंने दी हुई हैं उन एमनेस्टीज को खत्म किया जाए, जो हाल ही में इमरान खान साहब की हुकूमत भी अनाउंस कर गई थी। PTI दौरे हुकूमत में वादों से इनहराफ के 22 फरवरी 2022 में इल्तवा का शिकार होने वाले प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF और पाकिस्तान के दरमियान 5 नुकात पर इत्तफाक हुआ है। फरीकैन मुज़ाकरात का सिलसिला मुस्तकबिल में जारी रखेंगे। रियासत पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत पर दी जाने वाली सब्सिडीज जल्द अज जल्द खत्म करेगी। आलमी इदारा जायजा लेगा कि पाकिस्तान ने किन किन वादों से इनहराफ किया है। IMF आइंदा माली साल के बजट के लिए तैयार की जाने वाली हिकमत अमली की स्क्रूटनी चाहता है और IMF पाकिस्तान को इजाफी रकम देगा, मगर इसके लिए पहले तरीकाकार तैयार किया जाएगा। IMF से मुज़ाकरात के बाद उन्होंने महंगाई की नई लहर के खतरे का इजहार भी कर दिया है, ताहम वो टारगेटेड सब्सिडी देने के ख्वाहिशमंद है।
ऊपर सब्सिडी दे रही है, 70% लोग तो गाड़ी चलाते हैं, क्या एवरेज पाकिस्तानी गाड़ी वाले को, एवरेज गाड़ी वाले को सब्सिडी देनी चाहिए? ये भी आप सोच लें। और फिर उसके बाद क्या कि हमारी जेब ये जगह देती है। अगर आपकी हुकूमत कर चलाने से डबल खर्चा अगर आपको सब्सिडी में दे रहा है तो क्या हमारी जेब ये जगह देती है? तो ये नहीं आप कहिए कि मैं ये आपको कहता हूँ कि IMF की बात छोड़ दें, ये मिफ्ता इस्माइल खुद कह रहा है कि यार ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मिफ्ता इस्माइल साहब ये भी वाजे कर रहे हैं कि जो सब्सिडीज दी गई थी हमें ग्रेजुअली उन सब्सिडीज को लिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन टारगेटेड सब्सिडीज की वो बात कर रहे हैं। अब ये जो मामलात IMF के साथ हुए हैं इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, कॉमनर के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस होंगे, इकोनॉमिक इंपैक्ट्स क्या होंगे? क्या वो जो महंगाई की बातें की जाती थी, माजी में इमरान खान साहब की हुकूमत को कहा जाता था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत इजाफा हो गया है, दिस इज़ अनजस्टिफाइबल, एहतजाज होते थे, उस पर सियासत होती थी, लेकिन अभी हुकूमत के पास क्या स्पेस मौजूद है, क्या मार्जिन है? बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले आइएगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब का एक स्टेटमेंट बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया जो उन्होंने अटलांटिक काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा, और फिर उसमें अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की बात की। उसमें जो रिलीजियस एस्पेक्ट है वो बड़ा ग्लोरीफाई हो रहा है और बड़ा कंट्रोवर्सी बन रही है इसके ऊपर। क्या मिफ्ता इस्माइल साहब को ये स्टेटमेंट देना चाहिए था? नहीं, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो बात होती है तो चंद दोस्त उसको पिक करते हैं, उसकी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात होती है, उसका सियाको सबाक के साथ नहीं उसको लिया जाता। तो फिर आपका आज तो सोशल मीडिया है और तो आपको पता है जिस तरह की सोसाइटी में तकसीम हुई है, तो फिर बस चलती है बात, तो चलती है, फिर कोई नहीं सोचता कि वो पूरी बात किस तरह हुई। ठीक है, यानी दिस वाज टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप कह रहे हैं। लेकिन देखिए राना तनवीर साहब, एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है, इकोनॉमिक फोरम है, अगर वहां पर जाकर पॉलिटिकल बात करना, गो के मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि मैं ऑब्वियसली बतौर फाइनेंस मिनिस्टर मैं कोशिश करूँ, मेरी होती मैं इकोनॉमिक जो है वो कंडीशंस पर बात करूं, लेकिन मैं आगाज करूंगा एक पॉलिटिकल बात से। तो ये पॉलिटिकल बात करना नेसेसरी नहीं होता, ये इन निटी ग्रिटीज के अंदर जाना और मुल्क के अपने अंदर के जो मामलात हैं वो जाके बाहर रखना और फिर उसमें जगह सही कराना? नहीं, अब कौन सी मुल्क की बात अंदर की बाहर नहीं या बाहर की बात अंदर नहीं। आज तो आपने देखा है जिस तरह पाकिस्तान को पिछली हुकूमत ने इस तरह इन्वॉल्व कर दिया है और इतनी कंट्रोवर्सी पैदा की हुई हैं, और हर प्लेटफार्म पे वो इंटरनेशनल जो प्लेटफार्म है उनको यूज़ किया जाता है। ताकि आपने देखा ये जो केबल की बात है या वो जो लेटर की बात करते हैं, उसको भी जिस तरह लिया गया, जिस तरह उसको उछाला गया, जिस तरह उसकी इंटरप्रिटेशन की गई, वो भी आपके सामने है। और वो तो बिल्कुल ही वो जो नॉर्म्स हैं या डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उनके बिल्कुल ही अगेंस्ट चले गए हम, और एक ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ हमने महाज खोल दिया जिसका कोई वजूद ही नहीं था। तो मैं समझता हूँ ये बातें जब सियासतदान जाता है बात करता है तो यकीनी तौर पे यही नहीं होता कि कोई टेक्नोक्रेट बात कर रहा है या दूसरा। मिफ्ता पॉलिटिकल आदमी है, एक पॉलिटिकल पार्टी का अहम रुकन है, तो उसने बात की होगी, तो इसमें मेरा कोई ऐसी सीरियस नहीं। लेकिन आजकल जो भी बात करे मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह। अच्छा राना साहब, अब जरा इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट की तरफ जाते हैं। जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है वो तो IMF रिज्यूम करने जा रहा है जैसे उन्होंने एग्री किया, बट एट व्हाट कॉस्ट ये देखने की जरूरत है। मतलब उन्होंने ये कहा है कि सब्सिडीज को खत्म करना पड़ेगा, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो साबिका हुकूमत कर गई थी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई नहीं गई, इवन 10 रुपये कम कर दिया गया उस वक्त जब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा था। बिजली के नरखों में जो है वो वहाँ पर जो रियायत दी गई है सब्सिडीज उसको भी लेना पड़ेगा, जो इंडस्ट्रीज को MNST दी थी वो भी वापस लेनी पड़ेगी। तो आर वी रेडी फॉर दैट? देखिए, ये आपने मिफ्ता का वो भी पढ़ा होगा कि स्टेटमेंट के जो पिछली गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया है IMF के साथ, एक्सटेंडेड जो फंड फैसिलिटी है, तो मैं समझता हूँ कि वो किसी तरीके से भी मुल्क के मुफाद में नहीं था और बड़ी सख्त शराइत पे इन्होंने वो प्रोग्राम लिए। तो उसी की ये अभी तो उसी पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और फिर जाते जाते इन्होंने जो काम किया, जो आप बात कर रहे हैं कि जब प्राइसेस ऑयल की बढ़ रही थी और इन्होंने नीचे कर दी, वो भी कोई ऐसी अप्रोच नहीं थी। इकोनॉमिक साइड पे देखें तो बड़ी नेगेटिव अप्रोच थी उस वक्त। 100% वो पॉलिटिकल एंगल, क्या उसकी कंसिडरेशन थी, उनको पता था हम जा रहे हैं तो जाते जाते कोई ऐसा काम करें जैसे ये जो आने वाली हुकूमत ऑब्जर्व ना कर पाए। तो मैं समझता हूँ कंडीशन वही है, लेकिन जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पे हमें मेरा हाल उन कंडीशंस को पूरा करना है
लेकिन जहाँ तक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन जितनी नहीं, लेकिन सख्त है राणा साहब उतनी देखें ना, इन इकोनॉमिक कंडीशंस के मुताबिक इन शराइत पर अमल दरामद करके शायद इकोनॉमिक सेक्टर में तो कुछ बेहतरी हो, मतलब वो इकोनॉमिक साइड पे तो बेहतर डिसीजन हो, लेकिन उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट आपको जो अदा करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली पेट्रोलियम मसनूआत पर से सब्सिडी हटाएंगे तो पेट्रोल को सस्ता तो नहीं मिलेगा पब्लिक को, बिजली के नरखों में इजाफा होगा तो आवाम आपके लिए को बहुत अच्छे कसीदे तो नहीं पड़ेगी, और इसी तरह अगर एमनेस्टीज खत्म करेंगे तो वहां पर भी दर्द तो होगी लोगों को। तो क्या उसके लिए भी तैयार है आप, इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट अदा करने के लिए? ये बिल्कुल आपने ये आपकी जो बात है 100% दुरुस्त है कि पॉलिटिकल कॉस्ट देनी पड़ेगी। अब एक तरफ नेशनल इंटरेस्ट है, एक तरफ पॉलिटिकल हमारा इंटरेस्ट है, तो मैं समझता हूँ कि हमने नेशनल इंटरेस्ट तो बिल्कुल सुप्रीम है, उस पर जाना ही जाना है हमने, लेकिन कितना हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो जो हिट है जो आप बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस हैं या बिजली की है या दूसरी प्राइसेस हैं या सब्सिडी की बात हो रही है, उसको मेरे लिए करना तो पड़ेगा, लेकिन बतदरीज करें। जिस लेकिन तरह राणा साहब देखें ना, नेशनल इंटरेस्ट की बात तो इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट भी करती थी, लेकिन वो समझ नहीं आती थी ऑपोजिशन को, वो ना पब्लिक को समझ आती थी, उसके ऊपर पॉलिटिक्स तो होती थी। तो अब भी पॉलिटिक्स तो होगी और बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा इस पर। अगर आप बात अगर याद हो, हमारी बयानात याद हो, हमारी अप्रोच इशू याद हो, तो हमने तो शुरू में कहा था आते ही इनको IMF के पास जाना चाहिए। इन्होंने डिले किया, जिस पे हमें इतराज़ था कि 6 महीने के बाद ये IMF के पास गए, और फिर वो कंडीशंस इन्होंने माननी या माननी पड़ी इनको, जो उस वक्त इनकी पोजीशन बहुत वीक थी इकोनॉमिकली। अगर शुरू में चले जाते तो शायद उस वक्त हमारे इतनी हमें सकत थी कि हम उनको कहते हम ये नहीं मानते, हम ये नहीं मानते। हम भी प्रोग्राम लेते रहे हैं, सारी गवर्नमेंट प्रोग्राम लेती रही हैं IMF के, और आपको पता है कि कंडीशन किस तरह होती थी, कि किस तरह की कंडीशन हम मानते थे। तो ये उनका अपनी जो अप्रोच थी, या जो उनके डिसीजन ना लेने से या डिलेड डिसीजन लेने से प्रॉब्लम आई हैं, उनको अब हम फेस कर रहे हैं। वो हम कहते थे ये गलत कर रहे हैं। नहीं देखिए ना राणा साहब, ये सारी बातें कॉमनर को समझ नहीं आएंगी ना, वो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी समझता है। वो तो ये समझता है कि अशिया खुरोनोश उसको उसकी दस्तरस में है, क्या वो अर्जा नरखों पर मिल रही हैं, क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हैं, क्या जो ट्रांसपोर्ट के किराए जाते हैं वो कम हुए या बढ़े हैं। तो आम आदमी तो है इन चीज़ों को देखता है और उसके पास पैरामीटर भी यही है। और फिर आप भी इन्फ्लेशन के ऊपर ये एहतजाज करते रहे, महंगाई के ऊपर तनकीद करते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, तो ये तनकीद तो आप पर होगी। तो क्या हुकूमत किसी ट्रैप में तो नहीं फंस जाएगी या इसका नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा? मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे। नहीं, बिल्कुल आपका क्वेश्चन तो बड़ा सादा है, लेकिन इतना भी सादा नहीं है ये। मैं समझता हूँ बड़ा टाइट रो वाली बात है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि रिलीफ जहाँ तक फूड आइटम्स हैं या दूसरी आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें, उस पर रिलीफ डेफिनेटली आपको नज़र आएगा आने वाले दिनों में। वो एक प्रोग्राम अलग है, लेकिन जो प्राइसेस हैं, जिस तरह सब्सिडी की बात कर रहे हैं या पेट्रोलियम मसनूआत की बात कर रहे हैं, उसमें मेरा हाल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हम उतना ही करेंगे जितना हम समझते हैं कि डाइजेस्ट हो सके या ऑब्जॉर्ब हो सके। तो बेहतर यह है कि इंशाल्लाह आप देखें, क्योंकि हम फंसे हुए हैं इकोनॉमिक जो कंडीशन हमें मिली हैं। अगर फिर वो मैं ट्रेडिशनल बात नहीं कर रहा कि जो गवर्नमेंट आती है, लेकिन वाकई बड़ी खौफनाक किस्म की सिचुएशन इस वक्त है जो छोड़ के गए हैं। हमने जब इनको दी थी 2018 में, तो इन्फ्लेशन तो 4% पे था, रिजर्व्स आपके पास हैं, सारे इंडिकेटर्स, आप GDP 6 के करीब थी। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो मैं समझता हूं राणा साहब, कि चलिए लास्टली एक पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे। एट दिस पॉइंट इन टाइम बिलावल साहब भी लंदन में थे, मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, बहुत सारी मामला पर तय हुए होंगे। अभी कंसेंसस क्या है? क्या 1.5 साल तक ये मामला इसी तरह कैरी करेंगे? हुकूमत टेन्योर पूरा करेगी जो है इस वक्त बाकी रह गया है, या कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ भी जा सकता है? लेकिन पॉलिटिकली तो कुछ नहीं कह सकते कब इलेक्शन कराने पड़े या कब फैसला करे ये जो अलाइज हैं या ये इत्तेहादी हुकूमत है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर अब लोगों को रिलीफ की बात आप करते हैं, तो मेरा लिए कुछ टाइम हमें ज़रूर चाहिए जिससे चीज़ों को बेहतर किया जाए और कुछ ना कुछ रिलीफ हम दें, ताकि यही हम अरेस्ट कर लेना ये जो प्राइसेस हैं या जो इन्फ्लेशन है। तो मेरा लिए वो भी हमारी बड़ी कामयाबी होगी अल्लाह के फजल से, अगर यहीं हम रोक दें
इसको बढ़ने ना दें। लेकिन अदरवाइज तो ये बड़ी ट्रबलसम सिचुएशन हो जाएगी, खासतौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं, नून लीग जो है वो लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा खासतौर पे आपके लिए कि वो पहले जो सारे सर्वेज आपके हक में आ रहे थे, खुदा ना खास्ता ये महंगाई का मामला अगर आपे से बाहर हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता, तो सब कुछ उलट हो जाएगा, टर्न द टेबल्स हो जाएगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आप देखेंगे आने वाले दिनों में चीज़ें ज़्यादा बेहतर आज जो नज़र आ रही हैं इस तरह नहीं होगी। ऐसा ऐसा चीज़ें पॉलिटिकली बेहतर होती जाएंगी। और जो अभी एक बबल सा है आपको नज़र आ रहा, कुछ बात हो रही है पीटीआई की, और आने वाले दिनों में देखेंगे आस्ता आस्ता ये नीचे बैठती जाएगी ये जो डस्ट है, तो आप देखेंगे बहुत बेहतरी आएगी। बट वी रियली नीड टू सी दैट। राणा साहब अभी इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाद भी एहतजाज कल से वो करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। राणा तनवीर साहब वफाकी हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज शुरू होने जा रहा है, इस पर क्या स्ट्रैटेजी होगी उनकी, कितना प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेंगे खासतौर पर आईनी इदारा जो इलेक्शन कमीशन जैसा है, कैसे चलेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रही। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक अच्छी खबर आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के 14 का फैसला 30 रोज में करने से रोक दिया है। ताहम अदालत ने कहा है कि वो तवक्को करती है इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक सब जमातों के साथ एक जैसा बर्ताव करेगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, 30 रोज में फैसले का हुक्म मुअत्तल करते हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया है। इसके अलावा फॉरेन फंडिंग के तनाजुर में 17 दीगर जमातों और इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी किया गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और बाबर सत्तार पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने कोर्ट अपील की समाअत की। तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह खबर एडवोकेट अदालत में पेश हुए तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट में क्या दरखास्त दायर की थी। शाह खबर ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। इलेक्शन कमीशन के 2 फैसलों के खिलाफ 2 दरखास्तें दायर की गई थी। उन्होंने अदालत को बताया कि स्क्रूटनी कमेटी ने कहा कि अकबर एस बाबर की दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हर साल सियासी जमातों की स्क्रूटनी करेगा। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि ममनुआ फंडिंग को जब्त कर सकता है, जबकि स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया है कि दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं, तो अब क्या कार्रवाई हो रही है। इस पर शाह खबर ने जवाब देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अब खुद स्क्रूटनी कर रहा है। हम कहते हैं कि अकबर एस बाबर को स्क्रूटनी की कार्रवाई से बाहर निकाल दिया जाए। वकील शाह खबर ने मजीद कहा कि सिंगल बेंच ने फैसले में फेस द म्यूजिक जैसी इस्तेलाह भी इस्तेमाल की है। बुनियादी तौर पर यह ममनुआ फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का नहीं है। इलेक्शन कमीशन को 30 रोज में फैसला करने का ऑर्डर देना सिंगल बेंच का इख्तियार नहीं था। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा हो चुकी है, अब उन्होंने फैसला करना है। आपकी इस्तदा है कि किसी तीसरे बंदे को इसमें शामिल ना करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुनासिब तो नहीं होगा कि हम इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी करें। उनके मुताबिक 2002 का कानून तो कहता है कि ममनुआ फंडिंग हुई तो वो जब्त हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी कह चुकी कि अकबर एस बाबर की इंफॉर्मेशन की तस्दीक नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन खुद यह बात तस्लीम कर चुका, तो अब क्या हो रही है, हमें समझाए कि इलेक्शन कमीशन अब क्या कार्रवाई कर रहा है। अदालती हुक्म पर तहरीक इंसाफ काफी खुश दिखाई दे रही है। तर्जुमान शहबाज गिल ने एक ट्वीट में कहा कि अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। आज तहरीक इंसाफ अदालती फैसले पर खुशियां तो मना रही है, मगर अभी चंद घंटों पहले ही पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन के सामने मुल्क भर में एहतजाज करने का ऐलान भी किया गया। जो इलेक्शन कमीशन का तमाम दफ्तर हैं डिस्ट्रिक्ट के, उन तमाम के सामने भरपूर एहतजाजी जो है वो किया जाएगा। अभी इस वक्त की सूरत हाल ये है कि आप देखें कि कौमी असम्बली के 22 और सूबाई असम्बली के 26 अरकान जो हैं उनके खिलाफ जो रेफरेंसेस हैं हमारे, वो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अपने पास रख के बैठा हुआ है। उसका फैसला उन्हें करना है। जो ही रेफरेंसेस उनके पास आए हैं वो अरकान असेंबली को डिसीड करें जो भी है और डिस्क्वालीफाई करें, और जब उसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो भी जो बुनियाद है इस सारे मामले की वो ये लोटे हैं जिनका अभी तक फैसला जो है वो नहीं हो पा रहा, और इसकी वजह से सारी जो कशीदगी है पाकिस्तान में सियासी माहौल में, उसकी बुनियादी वजह इन मुकदमात। अब इस वक्त कंवल शोजब साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, उनसे बात करते हैं इसी मामले पर। अस्सलाम वालेकुम कंवल शोजब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कंवल साहिबा, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 30 रोज में फैसला सुनाने का हुक्म मुअत्तल किया है, इसके बाद भी आप इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने एहतजाज का इरादा रखता है? जी, बड़ा खुशाइंद है कि चीफ जस्टिस साहब ने और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रिलीफ मिला है और जो आइन के मुताबिक उन्होंने सारी चीज़ों को देखा और जो पुराने फैसले हैं और जो सारे रेफरेंसेस है उसको देखा है,
तो अब इसके बाद का लाहे अमल अभी तक तो 26 की हमारी कॉल है इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का एक जानिबदार रवैया तो सामने नज़र आ रहा है। और जहां दूसरी दोनों पार्टियों की बात आती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत बाकी पार्टियों के की प्रोबिंग की बात की जाए या फॉरेन फंडिंग की या उनकी फंडिंग की बात की जाए तो वहां हमें कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आती। लेकिन तो उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने इस डिसीजन में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये मुनासिब तो नहीं होगा कि हम इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। तो उन्होंने अपने ही दिए गए हुक्म को, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया था कि 30 रोज में फैसला सुनाए, वो हुक्म मुअत्तल किया है और साथ ही इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया। वो कहते हैं ये तो एक आईनी इदारा है। वैसे अतर मिनल्ला साहब ने एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया। अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस चीज़ को, इस प्रेसिडेंट को फॉलो करे, जिस तरीके से उन्होंने एक आइन बनाने वाले इदारे को हुक्मनामा जारी किया था और आइन साज जो एक स्पीकर बैठे हुए होते हैं जिसको की रूलिंग को सस्पेंड करके और उनको पूरे आगे से इंस्ट्रक्शंस जारी की गई थी। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया है अतर मिनल्ला साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने। मैं उनको सैल्यूट पेश करती हूं। उसके साथ उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है, उसके साथ मैच किया जा सकता है उस सुप्रीम कोर्ट ने जो किया था। ये आईनी, मेरी बात सुने ना, आईनी हदूद और कयूद जो इदारों की हैं उसका एहतराम करना बहुत ज़रूरी है, वरना जो ये सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो खासा डाइल्यूट हुआ है जो रूलिंग दी थी स्पीकर साहब ने। और उसके बाद लेकिन कवल साहब इस पर भी तो बहुत बात हो चुकी है कि स्पीकर साहब की रूलिंग के भी लामहदूद इख्तियारात तो स्पीकर साहब के पास भी नहीं है। इस पर तो काफी बहस हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस डिसीजन पर। जी, लेकिन ये अभी हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई। 70-75 सालों में ये रूलिंग भी अभी हुई है। सेपरेशन ऑफ पावर ऐसी रूलिंग भी इससे पहले नहीं हुई। स्पीकर रूलिंग भी पहले दी गई है, रूलिंग पे तो बात ही नहीं हुई। और मैं समझती हूँ कि ये आज उन्होंने एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया और अदलिया को ये जो हदूद कयूद हैं और आइनी जो तकाजे हैं और जो आइन वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, आइनी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो ओवर स्टेपिंग है वो नहीं होनी चाहिए, जो कि हुई। लेकिन कंवल शोर साहब, इन दिस केस फैसला तो फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं करना है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो नहीं करना। यहाँ पर इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है कि वो फैसला सुनाए फॉरेन फंडिंग केस पर। जी बिल्कुल ठीक कहा है, और वो उम्मीद करते हैं कि अपनी जो पुराने प्रेसिडेंट हैं उससे हट के वो फ्री एंड फेयर ट्रायल करेंगे। और जिस तरीके से डिमांड कर रही है पार्टी के जनाब, बाकी पार्टियां जो पुरानी हैं, इतनी उनकी लंबी हिस्ट्री है, उनकी फंडिंग को भी और उनके सोर्सेज को भी जरा प्रोब करें। जहां आपने बात की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रेसिडेंट सेट किया है, एक आईनी इदारे को काम करने के हवाले से कहा है, तो वहीं एक आईनी इदारे को आप प्रेशराइज कर रहे होंगे एहतजाज करके? प्रेशराइज नहीं कर रहे, तकाजा कर रहे हैं। आइन के इदारे जो हैं ये आवाम को सर्विस देने के लिए बनाए गए हैं। इनकी जो सारों की पेज जाती हैं वो आवाम के पैसों से जाती हैं, और अगर ये आवाम को सर्विस नहीं देते और अपना काम फ्री एंड फेयर जिस तरीके से होना चाहिए, इंसाफ के तकाज़ों को बालाए ताक रखते हुए करेंगे, तो फिर जाहिर है आवाम की तरफ से रिस्पांस तो जाएगा। पाकिस्तान में सिर्फ पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जा रहा है कि राइज है, मैं तो मानती नहीं इस वक्त तो जो पपेट हुकूमत बैठी है इंपोर्टेड, उसके बाद तो कोई इस तरह का मुझे शायबा नहीं रहा कि जमहूरियत जो है वो यहाँ पर पनप रही है। लेकिन इदारों को, लेकिन फैसला आपके हक में आए, इदारों को जो खिलाफ आए उस पर एहतजाज होता है। नहीं, मैं बिल्कुल इस आपकी जो आपने मिसाल दी है ना जो मशहूर है, इससे मैं इसलिए एग्री नहीं करती क्योंकि ना मैं मरियम नवाज हूँ और ना मेरी पार्टी का नाम नून लीग है कि वो पूरा टाइम उन फैसलों पे इतराज करें जहां वो पकड़े जा रहे हो। तरीके से इनकी फंडिंग होती है, कौन से बच्चे हैं मदरसों के। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको सेलिब्रेट किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल ठीक था उस वक्त तक जब तक डस्का इलेक्शन का मामला नहीं पकड़ा गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आज डिसीजन देती है, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भी गलत है, जजेस भी गलत है, उनके खिलाफ कैंपेन भी हो रही है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी गलत है, उनके खिलाफ फर्जासराई भी हो रही है। अब मेरी आज सुन लीजिएगा, आप सवाल पे सवाल कर रही हैं, जवाब भी सुन लें। JUI और बाकी सारे जो हैं उनके लोग इस वक्त वज़रा बने बैठे हैं, तो क्या ये अपने आप को जब रजिस्टर्ड जमातें कहती हैं, आइन के मुताबिक जमातें हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातें हैं, इनके सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है कि कहाँ से आ रहे हैं इनके पास ये सोर्सेज? हमने तो पहली पाकिस्तान की जमहूरी जमात है जिसने एक तरीक़ेकार जो है वो अवाम से जाके फंड लिया और अवाम के लिए ही जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं, जो पूरी दुनिया में जमहूरियत के प्रैक्टिसेस राइज हैं। लेकिन ये तो 2014 का केस है, पता नहीं कहाँ से इस दौरान आप 3.5-4 साल रूल करते रहे। आपको चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहते कि फौरी तौर पर इसका डिसीजन करे, रादर देन सेइंग कि पीपल्स पार्टी और फिर PMLN इनका सबका क्लब करके सामने आप कहते नहीं पहले हमारा फैसला करें।
2014 में पीटीआई की हुकूमत तो नहीं थी, 2018 में मैं तो आपकी 4 साल हुकूमत, बीच के जब क्यों आपकी नहीं इस तरह हुकूमत रही है, तेजी से आप हो? इसमें इलेक्शन हम कमीशन तो ऑफ पाकिस्तान opposition को में कहते हैं थे कि आप ना। फैसला करें। तो मैं आपको बता रही हूँ ना, हम क्यों डिक्टेशन दें? जब उनको हाईकोर्ट डिक्टेशन नहीं दे सकता तो हुकूमत कैसे डिक्टेशन दे सकती है? तो इदारे का अपना काम है कि वो उसको किस तरीके से चलाती है। अब उनकी प्रायोरिटी डस्का उन्होंने एक दिन में निबेड़ दिया और इसको वो नहीं निबेड़ सके। सो यही तो फर्क है। हम कह रहे हैं कि जहां उन्हें एक्शन लेना होता है वहां तो एक दिन में, 2 दिन में पटिशन, इस पे दर्जनों 2 दिन में पटिशनें निपटा देते हैं। अब आप देखें ना, आप मेरी बात सुने, इसहाक डार का केस जो है वो 60 दिन में उसने नहीं अगर अपना ओथ लिया तो वो पेंडिंग में पड़ा है, लेकिन फैसल वाडा जो है वो आज हिस्ट्री हो चुके हैं। तो ये तो डिपेंड करता है ना कि इलेक्शन कमीशन की प्रायोरिटीज कहां है। कमल शोर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेकर आप ऑलरेडी कोर्ट में हैं, द मैटर इज ऑलरेडी सब जुडिस इन द कोर्ट। बावजूद इसके आप सड़कों पर निकलने की बात कर रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज करेंगे। इसका मतलब अदालतों पर भी आपको एतमाद नहीं? देखिए जी, अदालतों पे एतमाद है और अदालतों से जिस वक्त मेरिट पे फैसले आएंगे तो हमें जाहिर है बिल्कुल एतमाद। हमने तो कभी अदालत के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया। मेरिट पर फैसला हमने कौन सा तो कभी अदालत से शिकवे नहीं किए। हमने तो सुप्रीम कोर्ट पे अटैक नहीं किया जाके। भले रात के 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट भी खुली और हाई कोर्ट भी खुली, लेकिन हम में से तो कोई जाके वहां पे डंडे सोटे लेके अंदर नहीं चल। शुक्रिया कंवल शोजब साहिबा आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोजब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दुआए जहरा और निमरा, कराची की 2 बेटियां, ये घर से गायब कैसे हुई, इस हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। शहर कायद की 2 बेटियां दुआ जहरा और निमरा काजमी 10 रोज से गायब थी, तहम दोनों लड़कियों का पंजाब से रिपोर्टेडली पंजाब से सुराग लगा लिया गया है। कराची के इलाके गोल्डन टाउन से 10 रोज कबल लापता होने वाली लड़की दुआ जहरा का लाहौर में सुराग लगाया गया है, जबकि सऊदाबाद से मुबैना तौर पर लापता होने वाली निमरा भी सामने आई है। निमरा ने DI खान में नजीब शाहरुख नामी लड़के से निकाह किया है। लड़की ने वालिद और पुलिस पर हिरासा करने का इल्जाम लगाते हुए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। निमरा काजमी का इस हवाले से एक बयान सामने आया। अब निमरा काजमी इसमें वाज़ेह तौर पर कह रही है कि ना किसी ने प्रेशराइज किया है, ना किसी ने अगवा किया है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और अपनी मर्जी से मैंने शादी की है। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि वालिदैन की तरफ से शायद कोई सख्ती थी, को प्रेशराइज किया जा रहा था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़ी उम्र के किसी शख्स के साथ शादी की जा रही थी, जिस पर वो दिल बर्दाश्ता होकर वहाँ से भागी है और उसने पंजाब का रुख किया है और यहाँ पर शादी कर ली है। और वो ये कह रही है बग़ैर ज़ोर ज़बरदस्ती उसने ये सारा अमल किया है। निमरा काजमी का वीडियो बयान तो सामने आ गया, मगर दुआ जहरा के हवाले से कराची पुलिस ने दावा किया है कि वो भी लाहौर में है और उसने 19 साल के लड़के से शादी कर ली है। दुआ जहरा के निकाहनामे में दुल्हन की उम्र 18 साल लिखी गई है और इसका निकाह 17 अप्रैल को हुआ है। दुल्हन की तरफ से कोई वकील नहीं। निकाहनामे में दुल्हन को खुद मुख्तार लिखा गया है। निकाहनामे में निकाह के गवाहान के नाम शब्बीर अहमद और असगर अली तहरीर हैं। शब्बीर अहमद शेरशाह कॉलोनी, रायविंड रोड, लाहौर और असगर अली देपालपुर ओकाड़ा का रिहायशी है। निकाहनामे के मुताबिक दुआ का निकाह 1 हफ्ता पहले 17 अप्रैल 2022 को हुआ है। वालिदैन के मुताबिक दुआ जहरा कराची से 16 अप्रैल 2022 को लापता हुई थी और निकाहनामे के मुताबिक दुआ का महर 50,000 रुपये रखा गया है। निकाहनामे के मुताबिक शादी के मौके पर दुआ को महर में से 5,000 अदा किए गए। दुआ का निकाह मजंग रोड के रिहायशी निकाह खां हाफिज अली मुस्तफ़ा ने पढ़ाया है। इस केस में कई मोड़ सामने आए। दुआ जहरा की वालिदैन ने कहा कि उनकी बेटी 7वीं जमात की तालिबा है, लेकिन थाने के SHO सब इंस्पेक्टर बदर शकील ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखा कि स्कूल के प्रिंसिपल मुजाहिद ने बताया कि दुआ जहरा सिर्फ 3री जमात तक ज़ेरे तालीम रही है और वो भी रेगुलर नहीं थी। पुलिस को CCTV फुटेज भी मिली थी जिसमें लड़की को एक गाड़ी में जाते हुए देखा गया था। तमाम फिर आला हुकाम ने इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को गलत करार देते हुए थानेदार को ओहदे से हटा दिया था। कराची की पुलिस ने 2 लड़कियों को गुमशुदगी का सुराग तो लगाया है कि ये 2 लड़कियां कहाँ हैं, मगर इन दोनों का कराची से लाहौर और DI खान पहुंचना भी कई सवालात खड़े कर रहा है और वक्त गुजरने के साथ ही इन सवालात के जवाब भी यकीनन आएंगे, क्योंकि ये 2 लड़कियां ज़ाहिर दिन दहाड़े कराची जैसे शहर से जो है नामालूम मकाम पर चली गई। इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेनिंग भी हुई, लेकिन ये हुए क्या, इसके पसे पर्दा मुहर्रकात क्या थे, यकीन वो भी अनफोल्ड होना ज़रूरी है। दुआ जहरा के हवाले से अभी तक कराची पुलिस की तरफ से कोई बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं किया गया। शैला रज़ा साहिबा इस हवाले से फरमा रही थी कि दुआ जहरा का जो बेफॉर्म है वो उन्होंने देखा है और उसके अंदर उसकी जो एज है वो 18 साल से कम है। जैसा कि निकाहनामे में लिखा गया है कि लड़की 18 साल की है, लेकिन वो कहती है कि 18 साल से कम है और सिंध के कवानीन के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी गैर कानूनी है
और ये सारा गैर कानूनी प्रोसेस है। लेकिन इस हवाले से कोई अनाउंसमेंट अभी तक सिंध पुलिस ने नहीं की है। ये दोनों इंसिडेंट्स जो हैं वो बड़े अनफॉर्चुनेट हैं और इस हवाले से तौर पर तहकीकात होनी चाहिए, देखना चाहिए कि वजह क्या बनी इन लड़कियों की गुमशुदगी की और उसके बाद इस तरह के स्टेटमेंट्स सामने आए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।